अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। लास्ट टाइम हमने किया था एटॉमिक रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। आज हम देखेंगे कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड किसी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसके हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंसिडर करें हमारे पास एक एटम है। एटम के सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है। अब हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से हम कंसिडर करते हैं Ze+। Z यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक नंबर शो कर रहा है, मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो न्यूक्लियस से r रेडियस के डिस्टेंस के ऊपर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास मैस होगा उसे हम कंसीडर करेंगे, हमारे पास जो मैस होगा वो m होगा और वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा होगा इन ऑर्बिट ऑफ एनी एटम। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें इसकी टोटल एनर्जी चाहिए। अब टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम अप होती है। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो हम जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है हमारे पास, सिंपली 1/2mv²। और पोटेंशियल एनर्जी इस केस में हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा डायग्राम में समझना है कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, अब उसकी न्यूक्लियस से क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब दोनों की आपस में अट्रैक्शन होगी। अब हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी। अब हम एक पॉइंट लेंगे इन्फिनिटी के ऊपर जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। अब हम ये इलेक्ट्रॉन ये जो पॉइंट ले रहे हैं इन्फिनिटी पर, ये क्यों ले रहे हैं, वो इस वजह से ले रहे हैं कि जो हमारे पास इन्फिनिटी पर जो पॉइंट ले रहे हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस के ऊपर लाने के लिए जो हमारा वर्क डन होगा वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब क्योंकि हमारे पास वर्क और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, दोनों जॉल्स में हम लेते हैं, इसलिए जब हम लेते हैं वर्क के फार्मूले में कि जो हमारे पास वर्क डन होता है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। और ये कब फार्मूला एप्लीकेबल होता है, जब हमारे पास फोर्स कांस्टेंट हो। अब यहाँ पर देखें कि अगर हमारे पास इन्फिनिटी पर एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो, अब या आप कंसिडर करें जो किसी ऑर्बिट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अब उसकी और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स है वो कांस्टेंट अप्लाई नहीं हो रही, बल्कि वो वेरिएबल फॉर्म में अप्लाई हो रही है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन करीब आएगा वैसे वैसे हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। इसलिए हमने एक इन्फिनिटी के ऊपर पॉइंट लिया जहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, ताकि जो हमारे पास फोर्स हो उसको वेरिएबल फॉर्म में भी मेयर किया जा सके। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका कि हमारे पास जो हमने ये पैचेस लिए ये किस फॉर्म में लिए हैं। मीन कि अगर हमारे पास कंसिडर करें कि हमारे पास अगर एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अब यहाँ से यहाँ तक हमें फाइंड करना है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब इसमें हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इतने न्यूटन है, मतलब उस चीज़ का हमें ऑलरेडी पता है। और दूसरा जो इसका हमारे पास डिस्टेंस होगा d, वो भी हमें क्या है इसके बारे में उसका भी पता है कि a पॉइंट से b पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है। अब अगर इन दोनों की जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो कांस्टेंट होगी तो हम इजीली वर्क डन फाइंड कर सकते हैं कि अगर फोर्स हम कंसीडर करें कि हमारे पास जो फोर्स है वो हमारे पास 50 न्यूटन है और जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 20 मीटर है, तो हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगी, 5 × 10,000 जूल। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर फोर्स को यहाँ पर वेरिएबल करा दिया जाए कि फोर्स हमारे पास हर लम्हा चेंज होती जाए, फोर्स एक कांस्टेंट वैल्यू से मूव अप्लाई ना हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब हम इसको कैसे मेयर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो फोर्स अप्लाई होगी जिस इंटरवल तक उसको हम अलग-अलग पैचेस में डिवाइड कर देंगे। मतलब अगर फोर्स एक पहले 10 न्यूटन लग रही है, फिर 15 की, फिर 23 की, फिर 29 की, मतलब हर एक ख़ास इंटरवल में जो फोर्स है वो चेंज हो रही है, वेरिएबल हो रही है। अब जहाँ तक फोर्स कांस्टेंट रहेगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक फोर्स 10 ही है तो इसको हम अलग से डिवाइड कर देंगे 10 न्यूटन। अब यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को अलग से मेयर करके उस फोर्स को से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इस पैच का टोटल वर्क आ जाएगा। इस तरह हर पैच का हम अलग से वर्क डन फाइंड करेंगे और आखिर में उनका सम अप करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आएगा। बिल्कुल इसी तरह अब जो हमने पॉइंट लिया यहाँ पर इन्फिनिटी का, अब यहाँ पर हमारे पास
पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, जीरो। अब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस की तरफ से इलेक्ट्रॉन को लेंगे, जो हमारे पास ऊपर इसका वर्क डन होगा। अब वर्क डन, क्योंकि अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आएगा वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, तो मतलब हमारे पास जो फोर्स होगी उसके ऊपर वो वेरिएबल होगी। तो उसको कांस्टेंट करने के लिए, उसको इस फार्मूला के लिए एप्लीकेबल बनाने के लिए हम उसको मुख्तलिफ पैचेस में डिवाइड कर देते हैं। अब जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो हर पैच होगा उसका हम फोर्स फाइंड करेंगे। फोर्स को उसको जो हमारे पास डिस्टेंस होगा, यहाँ पर हम जो डिस्टेंस होगा वो आमतौर पर लेंगे डी आर की फॉर्म में, मतलब एक पैच का जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो उसको हम कंसिडर करेंगे डी आर। अब इस तरह हर पैच के लिए हम अलग से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, वर्क डन फाइंड करेंगे, उनका सम अप करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आएगा जो कि इक्वल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब इसकी हम मैथमेटिकली फॉर्म में देखते हैं कि हमें अब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी तो हमें ऑलरेडी फाइंड है पड़ी इसकी, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम वर्क डन फाइंड करना है इन्फिनिटी से लेकर न्यूक्लियस तक इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए जो वर्क डन होगा। अब वर्क डन के लिए हमने फार्मूला किया है, क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अब ये हमारे पास जो फैक्टर आ रहा है ये हमारे पास फोर्स है। कौन सी फोर्स है, ये हमारे पास कोलम्स फोर्स है, जो लास्ट टाइम हमने एटॉमिक रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट में की थी। कोलम्स फोर्स में दो एटम्स के दरमियान, दो पार्टिकल के दरमियान जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उनके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और ये कांस्टेंट के 1/4πε0 की वैल्यू है हमारे पास। और इसी तरह हमारे पास ये जो हमारे पास डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जिसको हमने कंसीडर किया एक पैच का डिस्टेंस, वो हमारे पास क्या होगा, डी आर। अब यहाँ पर हम वर्क डन फाइंड करनी है जस्ट एक पैच के लिए, इन्फिनिटी से लेकर न्यूक्लियस तक के लिए। अब हम उस एक पैच का वर्क डन फाइंड करने के बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। क्योंकि हम जब किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तहलील करते हैं या कुछ छोटे लेवल पे लेके जाते हैं तो उसके लिए हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि डेरिवेटिव लेते हैं। अगर किसी छोटे लेवल की चीज़ को हम बड़े लेवल पे लागू करें या उसको बड़े प्रोसेस के लिए ले जाएं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। अब हमारे पास में वो हमारे पास इन्फिनिटी टू आर होगी, इन्फिनिटी से लेकर आर तक का जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो इसकी लिमिट होगी। तो अब हम पर वर्क डन फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन के प्रोसेस से, जो कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने मैथ में की होगी। अब इसमें हम देखते हैं इंटीग्रेशन। अब हमारे पास फोर्स z² और 4πε0 r² और डिस्टेंस कितना हमारे पास dr है। इसको हमने साइन डाला है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं हम, इन्फिनिटी से रेडियस r तक ले रहे हैं। अब हमें क्या करते हैं, इसमें से जो कांस्टेंट फैक्टर होगा उसको हम बाहर की तरफ ले लेंगे, बाकी अंदर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास dr और r ये कांस्टेंट फैक्टर नहीं है, बाकी तमाम पूरा फैक्टर कांस्टेंट है। तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, z² और 4πε0। अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1/r² इंटू dr। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आता है, z² ओवर 4πε0 इंटू, अब ये हमारे पास r² है। अगर r² को मैं ऊपर लेके जाऊँ तो मेरे पास उसकी पावर पॉजिटिव में वो किस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, यानी कि r की पावर -2dr। अब अगर मैं इसकी जो इंटीग्रेशन लूँ तो इंटीग्रेशन का क्या प्रोसेस होता है, हमारे पास एक रूल है, अगर हमारे पास कोई फैक्टर पावर में आ रहा हो तो उसकी पावर में +1 करते हैं, जो उसका आंसर है उस आंसर को उसके नीचे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हम देखते हैं z² और 4πε0। अब इस इंटीग्रेशन को रिजोल्व कर रहे हैं हम, तो हमारे पास इसकी पावर में जब हम 1 प्लस करेंगे -2, इसकी पावर में हम +1 करते हैं और जो हमारे पास आंसर आएगा उसको उसके डिवाइड कर दिया, -2 + 1 -1। अब इसको जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, r-1 ओवर -1, और इसकी जो लिमिट होगी वो इन्फिनिटी टू r तक होगी हमारे पास। अब हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वर्क डन का वो कितना आएगा, मैं यहाँ पर जो हमारे पास ये -1 है ये से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, -z² ओवर 4πε0 और r की वैल्यू हमारे पास -1। अगर इसको मैं इक्वल के ओवर के नीचे से ले आऊँ तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी टोटल वर्क डन होगा वो किसके को आएगा, -z² और 4πε0। अब ये हमारे पास है वर्क डन जो कि इक्वल था पोटेंशियल एनर्जी के। अब हमारे पास जो मेन फार्मूला था वो क्या था, एनर्जी टोटल इज इक्वल टू, अब जो हमारे पास मेन फार्मूला था वो क्या था, एनर्जी टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को हमें पता था वो कितनी थी, 1/2mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब क्योंकि माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस z² ओवर 4πε0
आर। अब हमारे पास ये टोटल एनर्जी आ गई। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो एक प्रोडक्ट आ रहा है एम वी का स्केयर। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं प्रीवियस टॉपिक जो हमने किया था एटॉमिक रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। वहाँ पर हमने देखा था कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स थी इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस से सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी कॉलम्स फोर्स के क्या थी, इक्वल थी। अब कॉलम्स सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या है, एम स्क्वायर ओवर आर, और कॉलम्स फोर्स कितनी थी, जेड स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम देखें आर से आर कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ एम वी की स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, एम स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ पर हमने एम वी की स्क्वायर जो वैल्यू फाइंड की है वो वहाँ पर हमने जो काइनेटिक एनर्जी का टर्म है वो एम वी स्क्वायर यहाँ पर आके इसको पुट करना है। तो एनर्जी टोटल इज इक्वल टू 1/2 जेड स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जेड स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है। अब ये 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास टोटल कितना फैक्टर बन जाएगा 8। अब 8 और 4 का हमने एलसीएम लेना तो हमारे पास एलसीएम टोटल आएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब 8 से 8 हमारे पास 1 मल्टीप्लाई होगा जेड स्क्वायर माइनस 4 2 8, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 2 जेड ई स्क्वायर। अब यहाँ पर हम टर्म देखें तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितने की इक्वल आ रही है, जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड स्क्वायर, मतलब माइनस में से प्लस माइनस 2 में से प्लस 1 करें तो हमारे पास -1 बचता है। तो माइनस जेड स्क्वायर और 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये है हमारे पास टोटल एनर्जी। अब इस टोटल एनर्जी में फर्दर एक वैल्यू हमें दे रहा है रेडियस की, मतलब जो हमारे पास ये रेडियस आर आ रहा है इसकी हमने वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक में इसी को फाइंड करने के लिए पूरा अपनी डेरिवेशन की थी। अब आर की वैल्यू हमारे पास लास्ट टाइम जो हमने प्रूव की थी वो क्या थी, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर पाई एम। अब इस आर की वैल्यू या तो आप कंसेप्ट से याद रखें या फिर आप रट्टे से याद रखें, ये आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू पुट करने के लिए इसकी डेरिवेशन के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हमने डायरेक्टली इसकी आर की वैल्यू को यहाँ पर हमने पुट करना है। तो हमारे पास जो टोटल फैक्टर बनेगा एनर्जी टोटल का वो कितना बनेगा, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर will be energy total is equal to z square और 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर r की वैल्यू पुट करेंगे एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर और z स्क्वायर पाई m। जब दोनों को पुट कर लेंगे तो हमारे पास जो थर्ड डिवीजनर होगा वो फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी, एनर्जी टोटल इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर डॉट जेड स्क्वायर पाई m ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, बाकी जो बचेगा z स्क्वायर जी स्क्वायर ई स्क्वायर ई 4 एंड m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एंड n स्क्वायर h स्क्वायर। अब हमारे पास ये फार्मूला आ रहा है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अगर हम ये जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था उस या जिस एटम में मूव कर रहा था उस एटम को हम कंसिडर करते हैं वो हाइड्रोजन का एटम है। अब हाइड्रोजन के हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए लें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, जी की वैल्यू को जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास E4m ओवर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इनटू 1 ओवर n स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर को हमने अलग से ले लिया। अब यहाँ पर हम इसको जो वैल्यू है 8 की वो सामने इसके साथ एज इट इज लिख भी सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज आ रही हैं, ये वाला फैक्टर आ रहा है जो हमारे पास, इनकी वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना है और जिस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी वैल्यू पुट करके हमने एनर्जी टोटल की जो मैथमेटिकली वैल्यू है उसको निकालना है। अब हमारे पास यहाँ पर टर्म यूज हो रही है ई एम एप्सिलॉन नॉट और एच। ई हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैस है इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट परमिटिव फ्री स्पेस और हमारे पास एच प्लांक्स कांस्टेंट। अब तीनों की वैल्यू चारों की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, हमें पता है। इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम, मैस कितना है 19.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.84 इंटू 10⁻12 कॉलम स्क्वायर पर जॉल पर मीटर स्क्वायर और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जॉल सेकेंड। अब ये चारों वैल्यू हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी टोटल वो कितनी आएगी -2.178 इंटू 10⁻18 जॉल पर एटम। अगर हम इसको कन्वर्ट करें किलो जॉल पर मोल में तो हम क्या करेंगे, और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, सॉरी इसके साथ आ रहा है, तो मतलब कौन से ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो भी हमने इसकी वैल्यू जिस लिहाज से हम ऑर्बिट को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हम n की वैल्यू भी चेंज करते जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम जॉल को किलो जॉल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, इस फैक्टर को हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है
और एटम को जब जूल में कन्वर्ट करेंगे तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 से। जब इसको आपस में हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो टोटल रिजल्ट आएगा वो -13.315 ओवर n स्क्वायर किलो जूल पर मोल, मतलब ये टोटल एनर्जी है फॉर हाइड्रोजन एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। अब हम इसके कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि हमारे पास इससे पहले, कंक्लूजन से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी, पोटेंशियल एनर्जी, उसमें हमने एक साइन देखा नेगेटिव का, और इसी तरह जो हमने अभी टोटल एनर्जी उसमें भी साइन की नेगेटिव का साइन आ रहा है। तो ऐसा ये साइन किस लिए आ रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब दो चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, मीन फर्ज करें कि हमारे पास ये एक चार्ज है जिसके ऊपर पॉजिटिव है, दूसरा यहाँ पर चार्ज है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब दोनों अपोजिट चार्ज हैं, एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, ये एक दूसरे तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब भी कोई दो अपोजिट चार्जेस आपस में एक दूसरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उनके सिस्टम में से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, बाहर की तरफ इमिट होती है। तो लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, सिस्टम में से एनर्जी रिलीज हो रही है। रिलीज एनर्जी जो हमारे सिस्टम में से हो रही है, इसलिए हम इनके साथ शो करते हैं कि हमारे पास जो वर्क डन हो रहा था या पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास थी वो नेगेटिव में आ रही थी, और इस तरह जो टोटल एनर्जी है वो भी नेगेटिव में आ रही है। अब हम नेक्स्ट इसके कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। कंक्लूजन में अब जैसे हमने की कि अगर हम n स्क्वायर की वैल्यू है, n स्क्वायर मीन नंबर ऑफ ऑर्बिट को शो कर रहा है कि कौन सा हम ऑर्बिट ले रहे हैं। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमारे पास यहाँ 1 पुट करेंगे तो हमारे पास सेम एनर्जी आएगी, और इस तरह सेकंड ऑर्बिट के लिए हम 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -328.32 किलो जूल पर मोल, और थर्ड ऑर्बिट के लिए भी हमारे पास एनर्जी डिफरेंस होती जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम एक रिलेशन देखें कि हमारे पास एनर्जी जो टोटल आ रही है, एनर्जी टोटल वो इनवर्स रिलेट कर रही है n स्क्वायर के साथ। मीन हमारे पास अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को मैं बढ़ाऊंगा तो मेरे पास एनर्जी यहाँ पर इन रिजल्ट्स के मुताबिक अगर मैं नंबर ऑर्बिट्स बढ़ाऊंगा तो मेरे पास एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। अब यहाँ पर हम रिलेशन में देखें तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ रही है वो n स्क्वायर के इनवर्स, मतलब अगर ऑर्बिट्स की वैल्यू में बढ़ाऊंगा तो मेरे पास एनर्जी कम होगी। लेकिन हम जो इस साथ में नेगेटिव साइन खड़ा है इसको हमने देखना है कि नेगेटिव में हमें हमेशा वैल्यू जितनी बढ़ती है असल में उतनी वैल्यू कम हो रही होती है। इस तरह फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमारे पास वैल्यू -13.315 किलो जूल आ रही है, सेकंड के लिए -328। अब देखने में तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बड़ी आ रही है, लेकिन ये नेगेटिव में है तो इसलिए ये वाली वैल्यू इसके मुकाबले में कम होगी। इसी तरह जब और ज़्यादा ऑर्बिट में जाते हैं तो हमारे पास उसकी एनर्जी माइनस में कम हो रही है, मतलब एक्चुअली में इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। इसलिए जब हम आर्टिकल में देखते हैं बोर एटॉमिक का जो हमने आर्टिकल देखा था उसमें हम देखा था अगर हमारे पास कोई एटम है, एटम का न्यूक्लियस, उससे ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए एनर्जी या तो रिलीज करनी पड़ती है या फिर एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। अब यहाँ पर देखें अगर फर्ज करें कि इस ऑर्बिट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अब ये हम कहते हैं हायर स्टेट अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड स्टेट। अब ये हम कहते हैं ये ग्राउंड स्टेट में है और ये हायर स्टेट में है। अब जितने ऑर्बिट्स की वैल्यूज या स्ट्रेंथ हम बढ़ाते जाएंगे उसकी एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी। अब साफ ज़रा है जितना हमारे पास अगर हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, हायर से हमारे पास लोअर में आएगा तो एनर्जी को रिलीज करके आएगा। इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है तो उसको अपने से हायर ऑर्बिट में जाने के लिए एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। तो ये था आज का हमारा आर्टिकल, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख